नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कर्स्ड हॉरर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक रहस्यमयी सफर की, कसम अधूरे प्यार की। आदित्य और नेहा अपनी नई शादी की खुशियों को संजोए सिल्वर वैली के हसीन नजारों में खोए हुए थे, लेकिन जिस सुकून की तलाश में वे वहां पहुंचे थे, वह जगह उन्हें डर और रहस्य के जाल में खींचने वाली थी। रिसोर्ट के बूढ़े केयर टेकर मुरलीधर की अजीब बातें और रात के सन्नाटे में खिड़की पर आई रहस्यमयी दस्तक, क्या ये सब नेहा का वहम था या फिर कोई अनदेखी शक्ति उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी? और उस जंगल का रहस्य जहां रघु जैसे लोग जाने से डरते थे, वहां आखिर क्या छुपा था? आदित्य ने तो इसे बस एक डरावनी कहानी समझ लिया, लेकिन नेहा के दिल में उठते सवाल उसे और भी बेचैन कर रहे थे। तो क्या सच में सिल्वर वैली के साये उनका पीछा कर रहे थे, या ये महज एक इत्तेफाक था? जानने के लिए जुड़े रहिए कर्स्ड हॉरर के साथ। हनीमून का ख्याल आते ही हर नवविवाहित जोड़े के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। वैसा ही कुछ अनुभव कर रहे थे आदित्य और नेहा। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और दोनों ने अपने हनीमून के लिए एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन सिल्वर वैली को चुना था। हवा में ठंडक थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पहाड़ों पर फैले बादल किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठे थे। नेहा कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, आदित्य, ये जगह तो सच में सपनों जैसी लग रही है। कितना सुकून है यहाँ। आदित्य मुस्कुराया, हाँ नेहा, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ हम दोनों अकेले हैं, बिना किसी शोर शराबे के। बस तुम, मैं और ये हसीन वादियां। लेकिन आदित्य की इस बात पर ड्राइवर रघु का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उभर आया, जिसे नेहा ने भांप लिया। क्या हुआ भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? रघु ने हल्की आवाज में कहा, मैडम जी, ये वादी जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, खासकर उस पुराने किले के आसपास जो वीरान पड़ा है। नेहा और आदित्य ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। अरे भैया, ये तो बस कहानियां हैं, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, डरने नहीं। रघु ने जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसका चेहरा अब भी उतरा हुआ था। कुछ ही देर में वे एक पुराने लेकिन खूबसूरत रिसोर्ट मिस्ट्री हिल्स रिसोर्ट पहुंचे। ये रिसोर्ट सुनसान जंगल के किनारे बना हुआ था और उसके पीछे विशाल पहाड़ों की एक श्रृंखला थी। रिसोर्ट का वातावरण रहस्यमयी था, जैसे दीवारों में सदियों पुराने राजदफन थे। जैसे ही वे रिसेप्शन पर पहुंचे, एक बुजुर्ग आदमी ने उनका स्वागत किया। उसका नाम मुरलीधर था। उसकी झुकी हुई आंखें और कांपते हाथ उसकी उम्र का पता दे रहे थे, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ अजीब सा छिपा था। स्वागत है आप दोनों का, उम्मीद है आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का कंपन था। परेशानी क्यों, सब ठीक तो है ना? मुरलीधर ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है, बस कुछ पुरानी बातें हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं। आप दोनों आराम कीजिए। आदित्य और नेहा ने रिसोर्ट के तीसरे माले पर बने कमरे में प्रवेश किया। कमरा बेहद सुंदर था। बड़ी खिड़कियां सीधे पहाड़ों की ओर खुलती थी, लेकिन जैसे ही नेहा ने खिड़की से बाहर देखा, उसे दूर घने जंगल में एक परछाई सी हिलती हुई दिखी। उसने झट से खिड़की बंद कर दी और खुद को तसल्ली देने लगी कि यह बस उसका भ्रम था। रात गहराने लगी, चारों ओर सन्नाटा पसर गया। आदित्य और नेहा दोनों दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो गए, लेकिन आधी रात को नेहा की आंखें अचानक खुल गईं। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। ठंड बढ़ने लगी थी, खिड़कियों पर ओस जम गई थी और हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। नेहा ने आदित्य को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में था। तभी उसने दरवाजे के पास कुछ सरसराहट महसूस की। कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने हल्के हाथों से दस्तक दी। नेहा ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कुछ नहीं था सिवाय गहरे अंधेरे और सन्नाटे के। नेहा की धड़कनें तेज हो गईं। वो जल्दबाजी में वापस बिस्तर पर आ गई और आदित्य के करीब सिमट गई। क्या ये मेरा वहम था या सच में कोई छाया मेरा पीछा कर रही थी? सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। नेहा की आंख खुली तो उसने राहत की सांस ली। पिछली रात की सारी बातें उसे किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। आदित्य अब भी गहरी नींद में था। नेहा ने उसे सोने दिया और खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर का नजारा वाकई मंत्रमुग्ध करने वाला था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, सफेद बादलों से ढकी पहाड़ियां और दूर तक फैली हरियाली। लेकिन नेहा की नजरें फिर उसी जगह पर टिक गईं जहां कल रात उसे परछाई दिखी थी। आज वहां कुछ नहीं था, बस घना जंगल और सन्नाटा। शायद मेरा ही भ्रम था, नेहा ने खुद को समझाया और पीछे मुड़ गई। तभी आदित्य की नींद खुली। गुड मॉर्निंग मिसेज नेहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर आदित्य, तैयार हो जाइए, हमें आसपास घूमने भी तो जाना है। आदित्य ने उसकी बात पर सहमति जताई। दोनों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और निकल पड़े। रिसोर्ट के पीछे का इलाका एक घना जंगल था, जहाँ ट्रैकिंग के लिए एक पगडंडी बनी हुई थी। कई पर्यटक वहां घूमने जाते थे, लेकिन आज वहां अजीब सन्नाटा था। आदित्य, चलो इस पगडंडी पर चलते हैं, कितना रोमांचक होगा। पर नेहा,
ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रही है। अरे डरो मत, मैं हूं ना। नेहा ने उसकी बाह पकड़ ली और दोनों जंगल की ओर बढ़ चले। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक आदित्य को ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। नेहा, रुको, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। आदित्य ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम था। आदित्य ने खुद को समझाते हुए नेहा को आगे बढ़ने का इशारा किया। आगे बढ़ते हुए वे एक वीरान और टूटी फूटी हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली पर काई जमी हुई थी और उसकी टूटी हुई खिड़कियां जैसे किसी अनजान रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। आदित्य, ये हवेली कितनी डरावनी लग रही है। हाँ, और शायद यही वो हवेली है जिसके बारे में रघु कह रहा था। चलो अंदर चलते हैं, कौन जाने कोई भूत हमें चाय पिलाने बुला रहा हो। बहुत हो गया नेहा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। वे दोनों कुछ देर तक हवेली को देखते रहे, फिर वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, हवेली की एक जर्जर खिड़की में से किसी की परछाई दिखी। आदित्य, तुमने देखा? वहां कोई था। आदित्य ने घूर कर देखा, लेकिन अब खिड़की खाली थी। नेहा, तुम थक गई हो, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नेहा को यकीन था, उसने वहां किसी को देखा था। रात हो चुकी थी, रिसोर्ट में सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा और आदित्य दोनों अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन नेहा का मन अब भी बेचैन था। आदित्य, क्या सच में मुझे भ्रम हुआ था या वो परछाई सच थी? नेहा, ये सब तुम्हारे मन का डर है। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, प्लीज उन सब चीजों के बारे में मत सोचो। लेकिन उसी रात जब दोनों सो रहे थे, कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई साया उनके आसपास घूम रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। नेहा की आंख खुल गई। आदित्य, ये आवाज सुन रहे हो? आदित्य ने भी आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। इस वक्त कौन हो सकता है? आदित्य ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने रिसोर्ट का वही बूढ़ा मुरलीधर खड़ा था। माफ कीजिए, आपको डिस्टर्ब किया? क्या हुआ? मुरलीधर ने धीमे स्वर में कहा। आप दोनों को सावधान रहना चाहिए। इस जगह पर कुछ है जो नहीं चाहता कि कोई यहाँ खुश रहे। क्या मतलब? मुरलीधर ने एक लंबी सांस ली और कहा, उस हवेली में कभी एक लड़की रहती थी, रश्मि। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसे बेवजह मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और जो भी नवविवाहित जोड़ा यहाँ आता है उसे वो चैन से रहने नहीं देती। नेहा और आदित्य के चेहरे पीले पड़ गए। क्या आपने कभी उसे देखा है? मुरलीधर ने कांपते होठों से कहा। नहीं, लेकिन कई लोगों ने उसकी परछाई देखी है। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन नेहा का दिल अब भी बेचैन था। रात के सन्नाटे में मुरलीधर की बातों ने नेहा और आदित्य के दिलों में एक अजीब सा डर भर दिया था। भले ही आदित्य ने इसे महज एक कहानी मान लिया, लेकिन नेहा के मन में सवाल उठने लगे थे। अगली सुबह जब वे नाश्ते के लिए नीचे आए तो रिसोर्ट में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मुरलीधर नजर नहीं आ रहा था और स्टाफ भी कम दिख रहा था। आदित्य, ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब हो रही है। नेहा प्लीज, हम हनीमून पर आए हैं, इन सब बातों को भूल जाओ। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। नेहा ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन बीती रात की बातें उसके जहन से हट नहीं रही थी। आदित्य ने प्लान बनाया कि वे पास की झील पर बोटिंग के लिए जाएंगे। झील तक पहुंचने के लिए जंगल के किनारे से होकर एक रास्ता जाता था। जंगल की ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट के बीच दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। लेकिन अचानक नेहा को फिर वही अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आदित्य, रुको, क्या हुआ? मुझे फिर वही एहसास हो रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। आदित्य ने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। चलो, झील ज्यादा दूर नहीं है। वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई दिखी। नेहा के कदम ठिठक गए। आदित्य ने भी देखा, लेकिन कुछ ही पलों में वो परछाई गायब हो गई। नेहा, तुमने भी देखा ना? हाँ आदित्य, अब तो तुम भी मानोगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। वापसी में उन्होंने रास्ते में एक छोटा सा गांव देखा। वहां के लोग उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। आदित्य ने एक बुजुर्ग औरत से पूछा, माँ जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो वीरान हवेली किसकी थी? बुजुर्ग औरत ने कांपते होठों से कहा, बेटा, वहां मत जाना, वो हवेली श्रापित है। श्रापित? हाँ, वहां रश्मि की आत्मा भटकती है। उसकी शादी की रात उसे उसके ही मंगेतर ने छल से मार दिया था। तब से उसकी आत्मा बदला लेने को भटक रही है। नेहा और आदित्य की आंखें फटी रह गईं। लेकिन वो नवविवाहित जोड़ों से ही बदला क्यों लेती है? बुजुर्ग औरत ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि उसकी शादी कभी पूरी नहीं हो पाई। उसकी आत्मा को लगता है कि कोई और भी सुखी नहीं रह सकता। नेहा ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं नेहा, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस सबके पीछे क्या सच्चाई है। गांव की बुजुर्ग औरत की बातें
नेहा और आदित्य के दिलों में गूंज रही थी। आदित्य भले ही बाहर से खुद को शांत दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी बेचैन था। रिसोर्ट लौटने के बाद दोनों ने मुरलीधर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रिसोर्ट के स्टाफ ने कहा कि मुरलीधर बिना बताए कहीं चला गया है। आदित्य, कुछ न कुछ तो छुपाया जा रहा है। तुम ठीक कह रही हो, हमें खुद ही इस रहस्य का पता लगाना होगा। रात गहराने लगी थी। आदित्य और नेहा अपने कमरे में थे, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात को नेहा को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। टक टक टक। नेहा ने आदित्य को झकझोर कर उठाया। आदित्य सुनो, ये कैसी आवाजें हैं? आदित्य ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा, कोई नहीं है। शायद हवा की वजह से ये आवाज हो रही हो। लेकिन तभी खिड़की के बाहर एक परछाई झलकती है। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसके चेहरे पर गहरा दुख और गुस्सा झलक रहा था। आदित्य! आदित्य ने भी उसे देखा, लेकिन कुछ ही पलों में वह परछाई गायब हो गई। ये क्या था? रश्मि! अगली सुबह जब नेहा और आदित्य रिसोर्ट के बाहर टहल रहे थे, तभी मुरलीधर अचानक सामने आ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुम लोग अब भी यहाँ हो? हमें बताओ मुरलीधर, रश्मि के बारे में तुम क्या जानते हो? मुरलीधर ने एक गहरी सांस ली और कहा, रश्मि की आत्मा अब भी इस हवेली में है। वो हर साल ऐसे ही किसी जोड़े को अपना शिकार बनाती है। लेकिन वो चाहती क्या है? बदला। मुरलीधर ने बताया कि रश्मि को उसके मंगेतर ने लालच में आकर मारा था। उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। तो क्या कोई रास्ता है जिससे रश्मि की आत्मा को शांति मिल सके? शायद, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस हवेली में जाना होगा। आदित्य और नेहा ने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच्चाई का सामना करेंगे। हवेली तक पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। दरवाजे के पास लगा जंग लगा ताला अपने आप खुल गया। आदित्य, हमें सच में अंदर जाना चाहिए। हम सच जानने आए हैं नेहा, अब पीछे हटना सही नहीं होगा। वे दोनों धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर सड़ांध भरी हवा थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और दीवारों पर पुराने समय की धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। अचानक नेहा को लगा जैसे कोई उसकी साड़ी खींच रहा हो। आदित्य ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं। लेकिन तभी एक कमरा अपने आप खुल गया और उसमें से हल्की सी कराहने की आवाज आने लगी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य ने हिम्मत करके कमरे के अंदर झांका। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा हुआ था। शायद इसमें कुछ छुपा हो। आदित्य ने बक्सा खोला। उसमें एक पुरानी धूल से सनी हुई डायरी पड़ी थी, रश्मि की डायरी। नेहा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं रश्मि हूं, ये मेरी आखिरी रात है, मेरा प्यार मुझे धोखा दे चुका है। डायरी के हर पन्ने पर रश्मि का दर्द झलक रहा था। उसने लिखा था कि उसका मंगेतर विक्रम ने उसकी दौलत के लिए उसकी हत्या कर दी। नेहा, क्या तुम समझ रही हो? ये सब रश्मि के अधूरे प्यार की पीड़ा है। लेकिन वो हमें क्यों परेशान कर रही है? शायद वो चाहती है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आए। हवेली से लौटते वक्त नेहा को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक पेड़ों के पीछे से वही सफेद साड़ी वाली परछाई सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आंखें लाल, चेहरा भयावह और रुआंसा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आदित्य और नेहा कांप गए। हम तुम्हारी सच्चाई जानना चाहते हैं रश्मि, तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। मुझे इंसाफ चाहिए, विक्रम को उसकी सजा मिले, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे रश्मि, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। रश्मि ने एक पल के लिए दोनों को देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। लेकिन अब नेहा और आदित्य के सामने सबसे बड़ा सवाल था, विक्रम को कैसे सजा दिलाई जाए? नेहा और आदित्य ने तय किया कि वे विक्रम के बारे में पता लगाएंगे। मुरलीधर ने बताया कि विक्रम अब भी जिंदा है और एक नामी बिजनेसमैन बन चुका है, तो विक्रम अब भी अपनी काली करतूतों के साथ जी रहा है। आदित्य ने गुस्से में कहा। नेहा ने आदित्य का हाथ थाम लिया। हमें रश्मि को इंसाफ दिलाना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। रात के सन्नाटे में नेहा और आदित्य विक्रम के बारे में जानकारी जुटाने लगे। मुरलीधर ने बताया कि विक्रम अब शहर में एक बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन उसका अतीत किसी को नहीं पता। अगर विक्रम सच में रश्मि का हत्यारा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें उसके अतीत का सबूत चाहिए, रश्मि को तभी न्याय मिलेगा। आदित्य ने जवाब दिया। नेहा और आदित्य ने तय किया कि वे विक्रम तक पहुंचेंगे और उसकी सच्चाई सामने लाएंगे। हमें उसकी कंपनी में घुसकर उसके पुराने दस्तावेज और सबूत खोजने होंगे। लेकिन अगर विक्रम ने कुछ छुपाया हुआ है तो वो इतना आसान नहीं होगा। रश्मि की आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसे इंसाफ मिलेगा। हमें ये करना ही होगा। अब नेहा और आदित्य के सामने एक नई चुनौती थी, विक्रम की काली सच्चाई को सबके सामने लाना। रात होते ही विक्रम के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और घर में तेज हवाएं चलने लगी। वो आ गई है, विक्रम ने बुदबुदाया। रश्मि की आत्मा विक्रम के सामने प्रकट हुई। वही सफेद साड़ी, वही डरावनी आंखें। तुमने मेरी जान ली, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दो रश्मि, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी विक्रम, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। रश्मि की आवाज गूंज उठी। विक्रम ने कांपते हुए हाथ जोड़े, लेकिन रश्मि की आंखों में सिर्फ दर्द
और प्रतिशोध था। नेहा और आदित्य भी वहां पहुंच गए। रश्मि, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, नेहा ने भावुक स्वर में कहा। नेहा ने पुलिस को बुलाया और विक्रम के जुर्म की पूरी कहानी बताई। रश्मि की डायरी और मुरलीधर की गवाही ने विक्रम के अपराध को साबित कर दिया। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही विक्रम को ले जाया गया, रश्मि की आत्मा नेहा और आदित्य के सामने प्रकट हुई। अब मुझे शांति मिल गई, तुम्हारा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, रश्मि ने कहा और एक तेज रोशनी में विलीन हो गई। नेहा और आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका प्यार और भी गहरा हो चुका था। आदित्य, रश्मि को इंसाफ मिल गया, अब वो हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हवाओं में एक धीमी आवाज गूंजी। क्या सच में? नेहा और आदित्य ने एक दूसरे को देखा। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद नेहा और आदित्य ने राहत की सांस ली। रश्मि की आत्मा को इंसाफ मिल चुका था और अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। आदित्य, लगता है अब हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ नेहा, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा। दोनों ने तय किया कि वे कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जाएंगे ताकि इस भयानक अनुभव को भुला सकें, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अतीत का साया अभी भी उनका पीछा कर रहा था। शहर लौटने के कुछ ही दिन बाद आदित्य के ऑफिस में एक अजनबी आया। वह एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे आदित्य से मिलना है, उसने धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने उसे अपने केबिन में बुलाया। मैं रश्मि की आत्मा के बारे में जानता हूँ, अजनबी ने कहा। आदित्य चौंक गया। तुम कौन हो? मेरा नाम पंडित देवाश्रय है, मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ, लेकिन रश्मि को तो शांति मिल चुकी है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? पंडित ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। आदित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रात होते ही नेहा को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आदित्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे आसपास है, नेहा ने कांपते हुए कहा। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की के पर्दे अचानक हिलने लगे। टक टक टक, दरवाजे पर वही डरावनी दस्तक सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है? नेहा ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। रश्मि? नेहा ने कांपते हुए पूछा। तभी पीछे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा, मैं वापस आऊंगी। अगली सुबह आदित्य और नेहा ने पंडित देवाश्रय को बुलाया। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? रश्मि को तो शांति मिल गई थी, पंडित ने गंभीर स्वर में कहा। जब आत्मा को अधूरा न्याय मिलता है तो वह वापस लौट सकती है। रश्मि की आत्मा अब भी भटक रही है, लेकिन क्यों? विक्रम को तो सजा मिल चुकी है। हर आत्मा को सिर्फ बदले से शांति नहीं मिलती, उसे माफी और मुक्ति की आवश्यकता होती है। नेहा ने आदित्य की ओर देखा। हमें रश्मि से बात करनी होगी। पंडित देवाश्रय ने आत्मा को बुलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। रात के समय उन्होंने एक बड़ा काला घेरा बनाया और कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी, कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और एक साया प्रकट हुआ। रश्मि? रश्मि की आत्मा की आंखों में आंसू थे। क्यों लौट आई हो? नेहा ने कांपते हुए पूछा। मुझे अब भी शांति नहीं मिली, मेरी कहानी अधूरी है। रश्मि की आवाज दर्द से भरी हुई थी। तुम्हें क्या चाहिए रश्मि? मुझे सच्चा इंसाफ चाहिए, लेकिन विक्रम को सजा मिल चुकी है। नहीं, असली सच अब भी छुपा है। आखिर क्या है वो असली सच? क्या रश्मि की आत्मा का कोई और राज भी है? रश्मि की आत्मा की बातों ने नेहा और आदित्य को झकझोर कर रख दिया। अगर विक्रम असली दोषी नहीं है तो असली कातिल कौन है? नेहा ने सवाल किया। जिस रात मेरी हत्या हुई थी वहाँ सिर्फ विक्रम ही नहीं था, रश्मि ने धीरे से कहा। तो वहाँ और कौन था रश्मि? उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें वो डरावनी थी। आदित्य और नेहा को समझ आ गया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आदित्य ने रश्मि के पुराने दोस्तों और जानने वालों से मिलना शुरू किया। विक्रम और रश्मि के बीच कुछ अजीब चल रहा था, एक दोस्त ने बताया। लेकिन विक्रम के अलावा भी एक और शख्स था जो हमेशा रश्मि के आसपास मंडराता था, उसने कहा। कौन था वो? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। राहुल, विक्रम का बचपन का दोस्त। राहुल का नाम सुनते ही आदित्य को शक हुआ। हमें राहुल से मिलना होगा, आदित्य ने कहा। रात में नेहा को एक अजीब सपना आया। वो खुद को एक सुनसान हवेली में पाती है जहाँ रश्मि का साया उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, सच हवेली में छिपा है। आदित्य, हमें उस हवेली में जाना होगा, नेहा ने उठते ही कहा। क्या तुम पागल हो गई हो? वो हवेली तो सालों से वीरान है, लेकिन रश्मि ने खुद मुझे बुलाया है। आखिरकार दोनों ने तय किया कि वे हवेली का रुख करेंगे। अगली सुबह नेहा और आदित्य उस डरावनी हवेली के सामने खड़े थे। दरवाजे पर लगे जाले और सड़ चुकी लकड़ी देखकर यह साफ था कि हवेली को सालों से किसी ने नहीं छुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का अंधकार और सन्नाटा दोनों को सिहराने लगा। आदित्य, ये जगह तो जैसे रुक ही गई है, नेहा ने कहा। कमरे की दीवारों पर जले हुए निशान थे और एक कोने में टूटी हुई तस्वीरें पड़ी थीं। ये रश्मि की तस्वीर है। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। सच तुम्हारे सामने है। नेहा ने कांपते हुए एक पुराने संदूक को खोला। उसके अंदर एक डायरी रखी थी, रश्मि की डायरी। नेहा और आदित्य ने रश्मि की डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। विक्रम और मैं बहुत खुश थे, लेकिन राहुल, उसकी आंखों में अजीब पागलपन था। उसने मुझसे प्यार का इजहार किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। डायरी में आगे लिखा था, राहुल ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसकी नहीं हो सकती तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो ये सब राहुल ने किया था, नेहा ने कहा। हाँ,
और विक्रम को फंसाने के लिए उसने सबूत भी वहीं छोड़ दिए। आदित्य ने कहा, अब सारा सच सामने आ चुका था, लेकिन क्या राहुल को उसके गुनाह की सजा मिलेगी या रश्मि की आत्मा खुद इंसाफ लेगी? आदित्य और नेहा के हाथ अब सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था, रश्मि की डायरी। हमें ये डायरी पुलिस को देनी होगी, आदित्य ने कहा। लेकिन नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं आदित्य, अगर राहुल को पता चल गया कि सच्चाई हमारे पास है तो वो कुछ भी कर सकता है। हमें पहले पूरी सच्चाई बाहर लानी होगी। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने तय किया कि वे राहुल पर नजर रखेंगे और उसके अगले कदम का इंतजार करेंगे। उस रात नेहा को एक बार फिर सपना आया। रश्मि की आत्मा नेहा के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। नेहा, राहुल को रोको, नहीं तो और भी मासूम जाने जाएंगे। सपने में रश्मि ने एक और दृश्य दिखाया। राहुल किसी अंधेरे कमरे में दीवार पर रश्मि की तस्वीर के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक चाकू था और उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। अगर तुमने सच उजागर किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेहा अचानक नींद से जाग गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। आदित्य, राहुल कुछ भयानक करने वाला है। आदित्य और नेहा के हाथ अब सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था, रश्मि की डायरी। हमें ये डायरी पुलिस को देनी होगी, आदित्य ने कहा। लेकिन नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं आदित्य, अगर राहुल को पता चल गया कि सच्चाई हमारे पास है तो वो कुछ भी कर सकता है। हमें पहले पूरी सच्चाई बाहर लानी होगी। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने तय किया कि वे राहुल पर नजर रखेंगे और उसके अगले कदम का इंतजार करेंगे। उस रात नेहा को एक बार फिर सपना आया। रश्मि की आत्मा नेहा के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। नेहा, राहुल को रोको, नहीं तो और भी मासूम जाने जाएंगे। सपने में रश्मि ने एक और दृश्य दिखाया। राहुल किसी अंधेरे कमरे में दीवार पर रश्मि की तस्वीर के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक चाकू था और उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। अगर तुमने सच उजागर किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेहा अचानक नींद से जाग गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। आदित्य, राहुल कुछ भयानक करने वाला है। राहुल को अब भी शक था कि आदित्य और नेहा उसके खिलाफ कोई सबूत जुटा रहे हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा, राहुल ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने आदित्य को फोन किया। आदित्य, मुझे तुमसे मिलना है, एक जरूरी बात करनी है, राहुल ने कहा, अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए। आदित्य ने बिना किसी शक के हामी भर दी, लेकिन नेहा को कुछ अजीब लगा। आदित्य, राहुल पर भरोसा मत करो, वो कुछ भी कर सकता है, नेहा ने चेतावनी दी। मुझे पता है नेहा, लेकिन हमें उसे सच भी तो उगलवाना है। आदित्य और राहुल एक सुनसान गोदाम में मिले। तो आदित्य, तुमने क्या सोचा, रश्मि की आत्मा को इंसाफ दिलाओगे? राहुल ने हंसते हुए कहा। सच सामने आएगा राहुल, तुम्हारा अपराध छुप नहीं सकता। राहुल की आंखों में नफरत थी। तुमने जो देखना था वो देख लिया, अब तुम्हें जीने का हक नहीं। राहुल ने पिस्तौल निकाल ली और आदित्य पर तान दी। लेकिन तभी अचानक हवा में एक अजीब सी हिरन दौड़ गई। राहुल, रश्मि की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा भयावह और आंखें लाल थीं। अब तुम्हारा खेल खत्म। राहुल चीखने लगा। उसकी पिस्तौल हाथ से गिर गई। नहीं, नहीं। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर था। रश्मि, माफ कर दो। माफी? तुमने मेरी जान ली, मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। राहुल के चारों ओर हवा तेजी से घूमने लगी। उसकी चीखें गोदाम में गूंज उठी। आदित्य और नेहा ने ये सब देखा, लेकिन वे हिल भी नहीं पाए। राहुल जमीन पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। आदित्य ने राहुल के अपराध की पूरी जानकारी दी और रश्मि की डायरी पुलिस को सौंप दी। राहुल को उसके अपराधों की सजा मिल गई। रश्मि की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। नेहा, अब सब कुछ खत्म हो गया, आदित्य ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हाँ आदित्य, लेकिन रश्मि की कसम हमेशा हमारे दिल में रहेगी। राहुल की गिरफ्तारी के बाद आदित्य और नेहा ने राहत की सांस ली। रश्मि की आत्मा को इंसाफ मिल चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है। आखिरकार हमने रश्मि को न्याय दिला दिया, नेहा ने कहा। हाँ, अब हमें अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगली रात नेहा को अचानक घर में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। आदित्य, तुमने कुछ सुना? नहीं तो तुमने सपना देखा होगा, आदित्य ने कहा। लेकिन तभी नेहा की नजर दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, ये खत्म नहीं हुआ है। नेहा की चीख से पूरा घर गूंज उठा। नेहा और आदित्य ने घर के हर कोने को छान मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद ये तुम्हारा वहम था, आदित्य ने नेहा को समझाने की कोशिश की। लेकिन नेहा के मन में डर घर कर चुका था। अगली सुबह नेहा को बगीचे में एक अजीब गुड़िया मिली, जिसका चेहरा झल्ला हुआ था और उस पर खून के धब्बे थे। ये कहां से आई? गुड़िया के साथ एक पर्ची भी थी, जिस पर लिखा था, मैं लौट आई हूँ। आदित्य, ये क्या हो रहा है? हमें सच जानने के लिए फिर से उस हवेली में जाना होगा, आदित्य ने कहा। आदित्य और नेहा ने फिर से उसी डरावनी हवेली का रुख किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर को छू गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था, लेकिन एक कोने में अब एक अजीब सा आईना रखा हुआ था। ये आईना पहले यहाँ नहीं था, नेहा ने कहा। जैसे ही नेहा ने आईने में देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई नजर आई। आदित्य, वहाँ कोई है? आदित्य ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ये आईना किसी रहस्य को छुपा रहा है, आदित्य ने कहा।
नेहा और आदित्य ने आईने को ध्यान से देखा। इस आईने पर अजीब ऊर्जा है, नेहा ने कहा। तभी आईने में अचानक रश्मि की परछाई दिखाई दी। नेहा, आदित्य, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। रश्मि, लेकिन तुम तो शांति पा चुकी थी। मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन जिसने मुझे इस अंधकार में फंसाया वो अब भी आजाद है। क्या मतलब? ये आईना उसी काली शक्ति का द्वार है जिसने राहुल को अपने वश में कर लिया था। अब वो तुम्हें भी अपना शिकार बनाना चाहती है। नेहा और आदित्य को एहसास हो गया कि उन्हें सिर्फ राहुल से नहीं बल्कि एक काली शक्ति से भी लड़ना होगा। हमें इस आईने को नष्ट करना होगा, आदित्य ने कहा। नेहा ने पंडित जी को बुलाने का निर्णय लिया। पंडित जी ने आईने को देखते ही कहा, ये आईना शापित है, इसे तोड़ने के लिए हवन और मंत्रों का सहारा लेना होगा। अगली रात हवेली में हवन शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्र गूंजे, आईने के अंदर से चीखें सुनाई देने लगीं, तुम लोग बच नहीं पाओगे। लेकिन पंडित जी ने अपनी साधना जारी रखी। अचानक एक तेज रोशनी आई और आईना टूटकर बिखर गया। सब कुछ शांत हो गया। अब अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है, पंडित जी ने कहा। नेहा और आदित्य ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आईना टूट चुका था। हवेली में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। पंडित जी ने आश्वासन दिया कि काली शक्ति नष्ट हो चुकी है, अब तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, पंडित जी ने कहा। आदित्य और नेहा ने राहत की सांस ली और घर लौट आए। लेकिन नेहा के मन में एक अजीब सा डर अब भी बना हुआ था। रात को जब वो सो रही थी, तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। उसकी आंखें खुली तो सामने की दीवार पर एक छाया दिखाई दी, एक डरावनी परछाई। आदित्य, नेहा चीख उठी। आदित्य ने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नेहा, तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन मैंने यहाँ कुछ देखा था, आदित्य ने नेहा को संभालते हुए कहा। शायद ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ वहम था? अगली सुबह नेहा जब बाथरूम गई तो आईने पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। मैं अभी भी यही हूँ। नेहा की सांसें थम गई। आदित्य, देखो। आदित्य ने आईना देखा, लेकिन अब उस पर कुछ नहीं था। नेहा, शायद तुम अब भी डर में हो। नहीं आदित्य, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। उसी शाम नेहा को अचानक अपने गले पर जलन महसूस हुई। जब उसने आईना देखा तो वहाँ काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबाया हो। ये कैसे हुआ? आदित्य ने देखा तो वो भी हैरान रह गया। हमें फिर से पंडित जी से मिलना होगा, आदित्य ने कहा। पंडित जी ने नेहा की बातें सुनी और फिर चिंतित स्वर में कहा, तुम पर अब भी काली शक्ति की छाया है। लेकिन आईना तो टूट चुका है, शक्ति तो खत्म हो गई थी। नहीं, वो शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई, उसने किसी और रूप में खुद को बचा लिया है। अब हमें क्या करना होगा? हमें उस आत्मा की असली पहचान जाननी होगी। पंडित जी ने एक तांत्रिक विधि शुरू की। हवन कुंड में आग जलाकर वे मंत्रोच्चार करने लगे। कुछ देर बाद आग की लपटों में एक चेहरा उभरने लगा। वो रश्मि का चेहरा नहीं था। मैं हूँ, मोहिनी। मोहिनी? नेहा ने डरते हुए पूछा। तुमने मेरी शक्ति को कमजोर किया है, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, पंडित जी ने बताया। मोहिनी एक पिशाचिनी है जो प्रेमी जोड़ों से नफरत करती है। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो अपने हर शिकार को खत्म न कर दे। क्या वो रश्मि को भी अपना शिकार बना चुकी थी? नेहा ने पूछा। हाँ, राहुल को भी मोहिनी ने ही काबू किया था। उसने ही राहुल को पागलपन की ओर धकेला। अब हमें क्या करना होगा? हमें मोहिनी को हमेशा के लिए बांधना होगा। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा, लेकिन यह अनुष्ठान आसान नहीं होगा। इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उस रात नेहा और आदित्य अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। पंडित जी ने समझाया कि अनुष्ठान के दौरान कोई भी डर या घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो मोहिनी और भी शक्तिशाली हो जाएगी। आदित्य और नेहा ने हिम्मत जुटाई। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और हवा में ठंडक बढ़ गई। तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। मोहिनी की भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। मोहिनी, तुम्हारा अंत करीब है। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन तभी मोहिनी ने नेहा पर हमला कर दिया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी। उसके चारों ओर काला धुआं फैलने लगा। नेहा! आदित्य ने चीखते हुए उसकी ओर दौड़ लगाई। मोहिनी ने डरावनी आवाज में कहा, तुम्हारा प्यार मुझे खत्म नहीं कर सकता। क्या आदित्य और नेहा मोहिनी को हमेशा के लिए हरा पाएंगे? मोहिनी ने नेहा को अपनी काली ऊर्जा से जकड़ लिया था। नेहा दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आदित्य, बचाओ! आदित्य ने मोहिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों थे। तूने जो किया उसका अंजाम तुझे भुगतना होगा, मोहिनी। आदित्य ने पंडित जी को इशारा किया। पंडित जी ने मंत्रोच्चार तेज कर दिए। हवन कुंड से लपटें तेजी से उठने लगी, जैसे आग भी मोहिनी के अंत की प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन मोहिनी की हंसी अब भी गूंज रही थी। मुझे कोई हरा नहीं सकता। आदित्य ने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, हमारी ताकत हमारा प्यार है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। नेहा ने कांपते हाथों से आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ आदित्य, हम मिलकर इसे हराएंगे। पंडित जी ने एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया। एयूएम काली मोहिन्य नमः। मोहिनी की चीखें अब दर्द में बदलने लगी। मोहिनी ने क्रोध में पूरे घर को हिला दिया। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगीं। तुम लोग नहीं बचोगे। लेकिन आदित्य और नेहा ने हार नहीं मानी। पंडित जी ने आदेश दिया, नेहा, तुम मोहिनी को उसके कर्मों का एहसास दिलाओ। नेहा ने हिम्मत जुटाई और मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी, तेरा अंत तेरे ही हाथों लिखा है। तूने मासूम लोगों को दुख दिया, लेकिन अब तुझे
अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। नेहा की आवाज में एक आत्मविश्वास था। मोहिनी तड़पने लगी। नहीं, ये संभव नहीं। मोहिनी की परछाई दीवारों पर कांपने लगी। उसकी आंखों में अब डर था। पंडित जी ने आखिरी मंत्र पढ़ा, हिम ह्रीं काली मोहिन्य स्वाहा। हवन कुंड की लपटें अचानक तेज हो गई। एक जोरदार धमाका हुआ और मोहिनी की चीखों के साथ उसका काला धुआं हवा में विलीन हो गया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अब उसकी आंखों में सुकून था। आदित्य, ये खत्म हो गया। आदित्य ने उसे संभाला और उसके माथे पर प्यार से किस किया। हाँ नेहा, मोहिनी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मोहिनी के अंत के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं भी अब हल्की और सुकून भरी हो गई थी। पंडित जी ने कहा, अब ये घर और तुम दोनों सुरक्षित हो। धन्यवाद पंडित जी, आपके बिना ये संभव नहीं था, आदित्य ने कहा। नेहा ने आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराई। आदित्य, अब मैं सच में महसूस कर सकती हूँ कि हमारा प्यार हर मुश्किल से लड़ सकता है। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। हमेशा नेहा, हमेशा साथ रहेंगे। कुछ दिनों बाद आदित्य और नेहा ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने अपने पुराने डर को पीछे छोड़ दिया और खुशी खुशी आगे बढ़ने का फैसला किया। आदित्य, तुम जानते हो ना, अब जब भी हम किसी परेशानी का सामना करेंगे तो साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ, क्योंकि अब हमें पता है कि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। नेहा और आदित्य ने मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया और वहीं हवा में एक हल्की सी खुशबू फैली, जैसे रश्मि की आत्मा ने भी अपनी शांति पाली हो। कसम अधूरे प्यार की अब पूरी हो चुकी थी। समाप्त।